हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर के एक विषय इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड बिजनेस कम्युनिकेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं उद्यमिता विकास तथा व्यावसायिक संचार। तो इसका मैं आप लोगों को 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कीजिएगा। और यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है तो वह है इंटरप्रेन्योर क्या होता है। तो हम लोग सब्जेक्ट क्या पढ़ रहे हैं, इंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट एंड बिजनेस कम्युनिकेशन। तो उसके लिए सबसे पहले हम जानेंगे इंटरप्रेन्योर होता क्या है। तो वह क्या होता है दोस्तों, जैसे कोई व्यक्ति हो गया, वह जब अपना बिजनेस चालू करने जाएगा तो वह एक नई सोच के साथ, नई कॉन्सेप्ट के साथ बिजनेस की शुरुआत करेगा, तो उसी को कहते हैं इंटरप्रेन्योर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं। यह वह व्यक्ति होता है जो बिजनेस को नए बिजनेस कॉन्सेप्ट के साथ शुरू करता है। इंटरप्रेन्योर वह व्यक्ति होता है जो बिजनेस को नए कॉन्सेप्ट के साथ शुरू करता है। ठीक है, वह इसे सफल बनाने के लिए दिन रात मेहनत करता है। वह इसे सफल बनाने के लिए दिन रात मेहनत करता है, एक व्यावसायिक उद्यम मतलब इंटरप्राइज का आयोजन करता है और इसके लिए जोखिम उठाने को भी तैयार रहता है। जैसे कोई व्यक्ति हो गया, कोई बिजनेस चालू करने जाएगा, कोई बिजनेस करने जाएगा, तो वह उसके लिए नए कॉन्सेप्ट से बिजनेस करेगा और यदि उसमें उसको लॉस भी हो जाता है, यदि उसको जोखिम का खतरा भी उठाना पड़ेगा, तो भी वह उसे मोटिवेशन समझेगा। मोटिवेशन समझ के क्या करेगा, उसे भूल जाएगा, सोचेगा उससे हमें कुछ सीखने को मिली है, तो दोस्तों फिर से और अच्छे तरह से इसकी शुरुआत करेगा। तो दोस्तों उसी प्रक्रिया को कहा जाता है एंटरप्रेन्योर। तो वह इसे सफल बनाने के लिए दिन रात मेहनत करता है, एक व्यावसायिक उद्यम का आयोजन करता है और इसके लिए जोखिम उठाने को भी तैयार रहता है। इसका उद्देश्य लाभ कमाने के लिए व्यवसाय स्थापित करना है। आप लोग समझाता हूं मैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, यह अपना एक नया बिजनेस चालू करेगा। ठीक है, नया जब बिजनेस चालू करेगा तो यह एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, नई सोच के साथ अपना बिजनेस चालू करेगा। आदि इसी बिजनेस में कुछ नुकसान भी होता है, कुछ घाटा भी हो जाता है, तो भी ये क्या करेगा, उस घाटों को अपना मोटिवेशन समझेगा, अपना अभिप्रेरणा समझेगा कि हाँ मेरा इस वजह से नुकसान हुआ है, अब मुझे और अच्छे तरीके से करना पड़ेगा कि और अच्छे तरीके से हमारी कंपनी जो है वो ग्रो हो सके। तो दोस्तों उसी प्रक्रिया को कहते हैं, उसी को कहते हैं इंटरप्रीन्योर। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इंटरप्रीन्योर डेवलपमेंट क्या होता है, इंटरप्रीन्योरशिप क्या होता है, पहले उसको देखेंगे इंटरप्रीन्योरशिप क्या होता है। तो अभी तक हमने देख लिया इंटरप्रेन्योर, अब देखेंगे इंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है। तो इंटरप्रेन्योरशिप का अर्थ होता है जोखिम उठाने वाला या हानि की अपने काम को करते समय अगर कुछ हो जाए तो उसे मोटिवेशन समझकर फिर उसी काम को सही तरीके से करे, उसी को इंटरप्रेन्योर कहा जाता है। ठीक है, इंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, जैसे कोई व्यक्ति हो गया, वह काम करने जा रहा है तो वह उससे पहले सोच लेगा यदि मुझसे इसमें कुछ जोखिम हो जाएगा, कुछ खतरा हो जाएगा, मेरा नुकसान हो जाएगा, तो भी क्या करूंगा मैं, इससे अपना मोटिवेशन समझूंगा, मोटिवेशन समझ के उसी काम को फिर से मैं सही तरीके से करने की कोशिश करूंगा। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं इंटरप्रेन्योरशिप। आगे चलते हैं, समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। स्वाट विश्लेषण या SWOT विश्लेषण, इसका पूरा नाम होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स एनालिसिस। मतलब दोस्तों ताकत, कमजोरी, अवसर और खतरा का विश्लेषण, उसी को कहते हैं स्वाट विश्लेषण। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछता है जो भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ सब। तो यह क्या होता है स्वाट विश्लेषण, तो यह एक तकनीक होती है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, हम किसी भी ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशन और किसी भी पर्सन की खूबी, कमजोरी, अवसर और चुनौती का पता लगाते हैं। स्वाट विश्लेषण से हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, हम उसको पता कर सकते हैं कि इसके अंदर कितनी क्षमता है, समझे कि उसके अंदर क्या कमजोरी है, उसके वह पर्सन कैसा है, कैसा व्यक्ति, उसका आचरण कैसा है, इन सभी का दोस्तों जब हम लोग पता चलने के लिए कोई प्रक्रिया करते हैं उसी को कहते हैं स्वाट विश्लेषण। तो स्वाट विश्लेषण क्या है, यह एक प्रकार का तकनीक है जिसकी सहायता से हम किसी ग्रुप, किसी ऑर्गेनाइजेशन और किसी पर्सन की खूबी, कमजोरी, अवसर और चुनौती का पता लगाते हैं। इससे क्या पता चलता है, किसी ग्रुप का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का या किसी व्यक्ति का क्या कमजोरी है, क्या खूबी है उसके अंदर, उसके अंदर क्या, किस प्रकार का अवसर है कार्य करने का,
तो इन सभी का पता लगाने के लिए हम लोग स्वॉट विश्लेषण का प्रयोग करते हैं। यह स्टार्टअप और बिजनेस के लिए काफी उपयोगी होता है। यह स्टार्टअप और बिजनेस के लिए काफी उपयोगी होता है। अब आप लोग सोचेंगे स्टार्टअप क्या होता है, तो जब हम कोई नई कंपनी शुरू करने जाते हैं तो दोस्तों वही नई कंपनी शुरू करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, स्टार्टअप कहते हैं। स्टार्टअप का मतलब होता है किसी नए बिजनेस की या किसी नए काम की शुरुआत, ठीक है। तो यह स्टार्टअप और बिजनेस के लिए काफी उपयोगी होता है। मुख्य रूप से स्वॉट एनालिसिस, SWOT एनालिसिस किसी ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप को इफेक्टिव बनाने में मदद करता है, प्रभावशाली बनाने में मदद करता है। कौन? स्वॉट विश्लेषण। तो स्वॉट का पूरा नाम क्या है? तो स्वॉट का पूरा नाम क्या है? स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ। W का क्या है? वीकनेस। अपॉर्चुनिटी। और क्या है? थ्रेट्स एनालिसिस, जिसे हिंदी में कहते हैं ताकत, कमजोरी, अवसर, खतरा। किसी व्यक्ति या किसी कंपनी या किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जब उसके ताकत, कमजोरी, खतरा आदि का अध्ययन करते हैं, आदि का विश्लेषण करते हैं, तो उसी प्रक्रिया को स्वॉट विश्लेषण कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग स्वॉट विश्लेषण समझ गए होंगे। आगे देखेंगे स्वॉट एनालिसिस, जो स्वॉट विश्लेषण होता है इसका क्या क्या घटक है, तो चलिए देखते हैं। तो यश से क्या है? यश से शक्ति, स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ क्या होता है? तो इससे हम उन बातों, ये दोस्तों एग्जाम में आगे पूछा गया क्वेश्चन और आ सकता है कि स्वॉट विश्लेषण के घटक बताइए, या SWOT विश्लेषण जो है उसको विस्तार से लिखिए। तो उसको हम लोग विस्तार से देख रहे हैं। तो यश का तात्पर्य क्या होता है? यश का तात्पर्य होता है शक्ति। इसमें उन बातों को दर्शाया जाता है जिन पर संगठन वास्तव में सुचारू है। शक्ति वास्तव में उन मामलों में समान हो सकती है जैसे उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद, बाजार प्रमुख, ग्राहक संतुष्टि आदि, या अत्यधिक कुशल श्रमिकों साख को बेहतर नेतृत्व देता है। तो क्या बताया जा रहा है शक्ति में कि इसमें उन बातों को दर्शाया जाता है कि जिन पर संगठन वास्तव में सुचारू है। शक्ति वास्तव में उन मामलों को समान हो सकती है या नहीं, ठीक है। दूसरा W, वीकनेस, कमजोरी। किसी कोई कंपनी, उसके अंदर क्या कमजोरी है, कि वही व्यक्ति उसके अंदर क्या कमजोरी है, तो उसको देखेंगे। कमजोरी में उन सभी बातों को शामिल किया जाता है जिससे संगठन में बाधा उत्पन्न होती है। जैसे संगठन में कोई बाधा आती है तो दोस्तों वह क्या होगी? उसकी कमजोरी हो गई। और उन सभी गतिविधियों पर कार्य करना शामिल है जिसे संगठन स्वयं में सुधार कर सकता है। यह गतिविधि आंतरिक रूप से की जाती है और इसे प्रबंधन द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसका एग्जाम्पल दिया गया है कि कमजोरी में अप्रचलित तकनीकी बाधा, खराब नेतृत्व, कुशल श्रमिकों की कमी शामिल की गई है। संगठन का बाह्य मूल्यांकन करना, जैसे प्रतियोगी विश्लेषण, तकनीकी विकास की तुलना करना, सरकारी विनियम में बदलाव, नीतियों में होने वाले परिवर्तन आदि, प्रबंध संगठन के अवसरों और खतरों की आशंका का आकलन कर सकता है। तो हमने आप लोगों को पहले बताया वीकनेस, उसके बाद मैंने क्या बताया, पहले बताया स्ट्रेंथ, उसके बाद बताया वीकनेस, ताकत और कमजोरी। तो ताकत में मैंने बताया कि इनमें उन बातों को दर्शाया जाता है कि जिन पर संगठन वास्तव में सुचारू है। शक्ति वास्तव में उन मामलों के समान हो सकती है। वीकनेस में क्या बताया? वीकनेस में बताया कि जैसे हम कोई कंपनी का, जैसे कोई कंपनी होगी या कोई ऑर्गेनाइजेशन होगा, ठीक है, उनमें इन सभी बातों का ध्यान दिया जाता है कि इसमें कौन सी चीज बाधा उत्पन्न कर सकती है। तो उनको दोस्तों क्या करना, उनको प्रबंध करके उसे नियंत्रित करना क्या कहलाता है? वीकनेस। इसका देखेंगे अपॉर्चुनिटी, अवसर। तो इसमें संगठन के संभावित क्षेत्रों का अंतर्निहित विकास होता है। इसमें सरकार द्वारा सूत्रबद्ध की गई नीतियों के कारण अवसर हो सकते हैं। इसमें हमेशा कुछ नया करने या किसी संगठन में नई तरंग लाकर कुछ नया करने की संभावना बनी रहती है, क्योंकि इसके कारण निकट भविष्य में हमेशा वृद्धि देखी गई है और कुछ प्रकार के PF, भविष्य निधि जिसे कहते हैं, का निर्णय लेने के लिए बेहतर भविष्य के लिए लाभप्रद हो सकता है। दोस्तों अवसर का मतलब क्या है? जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन हो गया, कोई कंपनी हो गया, वह दोस्तों क्या देती है? अवसर देती है सबको कि आकर हमारे कंपनी में कुछ कर सके, कुछ करके दिखा सके, जिससे कंपनी को भी लाभ होता है और जो व्यक्ति आता है उसको भी लाभ होता है। तो दोस्तों ये अपॉर्चुनिटी था। आगे देखेंगे टी का तात्पर्य क्या होता है? थ्रेट्स, मतलब आशंका या खतरा। तो चुनौती जिसका संगठन को निकटतम भविष्य में सामना करना पड़ सकता है। संगठन के बाहरी कारणों से इसके कारणों में परिवर्तन होता रहता है।
जैसा कि उपभोक्ता की प्राथमिकताओं में परिवर्तन, सरकारी नियमों में बदलाव, मीडिया कवरेज आदि प्रबंधन के लिए आशंका की पहचान करना और उचित समय पर सुधार करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करना महत्वपूर्ण है। तो यह था दोस्तों SWOT विश्लेषण का घटक। तो उम्मीद करते हैं अभी तक जितना था समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, उद्यमिता विकास परियोजना, ठीक है। तो उद्यमिता विकास कार्यक्रम से आशय ऐसे कार्यक्रम से है जिसके माध्यम से वर्तमान उद्यमिता को प्रेरित करना। उद्यमिता का मतलब आप लोग समझिएगा, एंटरप्रेन्योरशिप समझा करिएगा उद्यमिता का मतलब। तो मैं बार बार थोड़ा सा शब्द बड़ा, इसके लिए से मैं उद्यमिता ही बोलूंगा। तो उद्यमिता विकास कार्यक्रम से आशय ऐसे कार्यक्रम से है जिसके माध्यम से वर्तमान उद्यमिता को प्रेरित करना, नए उद्यमियों की खोज करना, लोगों में उद्यमिता के प्रति जागरूकता फैलाना। इसका कहने का मतलब यह है कि जो दोस्तों उद्यमिता विकास कार्यक्रम है, इसके माध्यम से क्या किया जाता है, जो वर्तमान में इंटरप्रेन्योर हैं उनको प्रेरित करना, उनको और मोटिवेट करना, ठीक है। और नए इंटरप्रेन्योर को खोजना और जो है उसको क्या करना, जागरूक करना। तो उद्यमिता कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जो कि किसी व्यक्ति के चातुर्य, अभिप्रेरण तथा क्षमताओं के विकास के लिए तैयार किया जाता है ताकि वह व्यक्ति उद्यमिता की भूमिका को प्रभावी ढंग से निभा सके। अब देखेंगे इसकी उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य परियोजना उत्पाद का चयन करना, उद्यमिता गुण। तो इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य परियोजना उत्पाद का चयन करना, उद्यमिता गुण अभिप्रेरण को विकसित एवं शक्तिदायक बनाना। समझा करिएगा उद्यमिता का मतलब क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप अभिप्रेरण को विकसित एवं शक्तिदायक बनाना, परियोजना तैयार करना, लघु उद्योग एवं लघु व्यवसाय से संबंधित पर्यावरण का विश्लेषण करना, प्राथमिक प्रबंधकीय चातुर्य को अर्जित करना, उद्यमी बनने के 200 गुणों की जानकारी देना, संभाव्य उद्यमियों की पहचान करना, संभाव्य उद्यमियों के लिए एक शिक्षण एवं प्रशिक्षण देना। तो दोस्तों यही था इसका क्या उद्देश्य। आगे देखेंगे हम लोग कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल क्या होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल क्या होता है, तो यह एक ऐसी विधि होती है, एक ऐसी स्किल होती है जो अपनी व दूसरे की परेशानियों का हल ढूंढने में मदद करता है। तो उसी को क्या कहा जाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कहा जाता है, ठीक है। आगे देखेंगे मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन, निगरानी और मूल्यांकन। इनको मैं विस्तार से बताऊंगा आप लोगों को कल। तो आज देख लेते हैं मॉनिटरिंग क्या होता है। तो निगरानी और मूल्यांकन दोनों उपकरण और रणनीति हैं। क्या है, दोनों उपकरण और रणनीति हैं जो एक परियोजना को यह जानने में मदद करता है कब योजनाएं काम नहीं कर रही हैं और कब परिस्थितियां बदल गई हैं। मॉनिटरिंग और इवोल्यूशन क्या है, यह दोनों क्या है, एक उपकरण और एक रणनीति है जो एक परियोजना को यह जानने में मदद करती हैं कि योजनाएं काम कर रही हैं और यह कब परिस्थितियां बदल गई है इसकी। तो इन सभी का जब अध्ययन करते हैं उसी को कहते हैं मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन। आगे चलते हैं, देखेंगे स्टेप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस का क्या स्टेप होता है उसको देख लेते हैं। समस्या समाधान प्रक्रिया के चरण। तो समस्या को परिभाषित करें जिससे स्पष्ट हो सके कि समस्या किस प्रकार का है। किसी भी समस्या को खत्म करने से पहले, सॉल्व करने से पहले क्या करेंगे, समस्या को परिभाषित करेंगे कि जो समस्या वह किस प्रकार की समस्या आ रही है, उसको चिन्हित करें कि इसमें क्या समस्या आ रही है और प्रक्रिया की सीमाओं के अंतर्गत ही समस्या को परिभाषित करें। अगला है समस्या को समझने के लिए जानकारी प्राप्त करें, आंकड़े व तथ्यों को एकत्रित करने का प्रयत्न करें। कभी कभी ऐसा होता है कि आंकड़े एवं तथ्यों के अवलोकन के उपरांत समस्या की परिभाषा को भी समीक्षा करनी पड़ जाती है। अगला पॉइंट है आंकड़ों का विश्लेषण अपनी जानकारी व उपलब्ध तथ्यों के आधार पर करना चाहिए जिससे कारणों की तह तक पहुंचा जा सके। उसके बाद अगला पॉइंट है कि समस्या के कारणों के उपचार के लिए संभावित निदान एवं उपचारों या सुधारों को खोजने का प्रयत्न करना चाहिए। अगला पॉइंट है कारण खोजने के उपरांत जो सबसे अनुकूल समाधान सुझाई दे उसी का चुनाव करना चाहिए। समाधान को चुनाव के पश्चात लागू करना चाहिए, मतलब दोस्तों सिलेक्ट करने के पश्चात क्या करना चाहिए, लागू करना चाहिए। समय समय पर जांच और समीक्षा करते रहना चाहिए कि परिणाम सही हो। अगर सही दिखाई नहीं दे तो समाधान लागू करने की पूरी प्रक्रिया को समीक्षा करनी चाहिए कि समाधान तलाश करने के लिए बिंदु पर कमी रह गई।
सुधार का प्रयास दोबारा करना चाहिए, नई प्रक्रिया लागू करने के लिए मानकों का निर्धारण करना चाहिए। तो यह था स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। आगे चलते हैं। आगे दोस्तों मोटिवेशन प्रोसेस। मोटिवेशन प्रोसेस क्या होता है? अभिप्रेरण प्रक्रिया। तो इसका अर्थ क्या होता है? किसका? मोटिवेशन का। मोटिवेशन का अर्थ होता है टू मूव। टू मूव का मतलब क्या होता है? गति प्रदान करना। कोई रुक गया तो उसे गति प्रदान करना। जैसे मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप पढ़ रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा, आप होपलेस हो गए हैं, तो आएगा कोई आपको मोटिवेट करेगा, तो उससे अपने आपके अंदर पढ़ने की क्षमता जागरूक होगी कि वो पढ़ रहा है, वो ऐसे ऐसे बताया, मैं भी ऐसे ऐसे करूंगा। तो क्या करेंगे? आप मूव होंगे। मूव का मतलब दोस्तों क्या करेंगे? आपका भी मन करेगा पढ़ने का, आप पढ़ेंगे, उससे मोटिवेट होकर। तो दोस्तों यही होता है मोटिवेशन। मोटिवेशन का मतलब होता है टू मूव, मतलब क्या होता है? गति प्रदान करना। तो अभिप्रेरणा का तात्पर्य व्यक्ति की उस आंतरिक स्थिति से होती है जो किसी विशेष परिस्थिति में व्यक्ति को अपने लक्ष्यों तक पहुंचाने के लिए क्रियाशील होती है। जो किसी विशेष परिस्थिति में व्यक्ति को अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए क्रियाशील होती है। देखेंगे जब कभी खेल वोल होता है तो क्या करते हैं लोग? खिलाड़ी को उत्साह बढ़ाते हैं, उसे मोटिवेट करते हैं। तो दोस्तों इससे बहुत ज्यादा ही लाभ होता है। उससे क्या होता है? उसके अंदर दोस्तों गति प्रदान होती है, गति की क्षमता उत्पन्न होती है। ठीक है। तो मोटिवेशन एक आंतरिक शक्ति है जो व्यक्तियों को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन एक आंतरिक शक्ति है जो व्यक्तियों को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। तो उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट हमारे सब्जेक्ट में भी है बिजनेस कम्युनिकेशन। तो इसको कहते हैं दोस्तों हिंदी में व्यावसायिक संप्रेषण या व्यावसायिक संचार। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आपकी एक कंपनी है, कंपनी के भीतर 50 लोग कार्य कर रहे हैं, तो 50 लोगों में कोई आपको एक बात बोलनी है, उसका आदान प्रदान करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को कहा जाता है बिजनेस कम्युनिकेशन। ठीक है। एक इंटरप्राइज के भीतर लोगों के बीच जानकारी का आदान प्रदान जो संगठन के वाणिज्यिक लाभ के लिए किया जाता है उसी को बिजनेस कम्युनिकेशन कहते हैं। इसके अलावा व्यावसायिक संचार यह भी संदर्भित करता है कि कैसे कंपनी संभावित उपभोक्ताओं को अपने उत्पाद या सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए जानकारी साझा करती है। ठीक है। अब यहाँ बात आता है कम्युनिकेशन क्या होता है, संचार क्या होता है। एक नंबर पूछ सकता है। तो संचार दो व्यक्तियों या दो तथ्यों या दो विचारों के भावनाओं का आदान प्रदान होता है। तो बिजनेस कम्युनिकेशन समझे आप लोग। बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई एक इंटरप्राइज हो, कोई एक कंपनी होगी, ठीक है, कंपनी के अंदर बहुत 50 लोग काम कर रहे हैं। 50 लोग में आप कोई ऐसी एक बात बता रहे हैं जिससे कंपनी को वाणिज्यिक लाभ प्राप्त हो और वह एक दूसरे के आदान प्रदान हो गई है, तो इसी प्रक्रिया को कहते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन। ठीक। आगे चलते हैं, देखेंगे सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। इसकी प्रक्रिया मैं आप लोगों को अगले वीडियो में बताऊंगा। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है? यह एक मैनेजमेंट है जिसका सही प्रोडक्ट को सही समय में सही मात्रा के साथ सही उपभोक्ता को डिलीवर किया जाता है। आप लोग फ्लिपकार्ट से कोई सामान ऑर्डर कर देते हैं, वहां पे आप लोग अपना एड्रेस डाल देते हैं, तो वह क्या करता है? जाता है पहले जो सेलर होता है उससे सेलर से लेता है, सेलर से लेने के बाद उसको शिफ्ट करता है, शिफ्ट करने के बाद फिर आपका जो सेंटर होता है वहां पर आता है, वहां पे आने के बाद फिर वहां पे जो एजेंट होता है वह ला के आपके घर के पास पहुंचाता है। तो दोस्तों यही क्या है? सप्लाई चेन मैनेजमेंट है। यह एक मैनेजमेंट है जिसमें सही प्रोडक्ट को सही समय में सही मात्रा के साथ सही उपभोक्ता को डिलीवर किया जाता है। तो आप देखेंगे उसमें आपको समय दे देगा कि तेज, जैसे मान लीजिए आज कितना तारीख है? आज 25 तारीख है। आप कोई सामान ऑर्डर करेंगे तो दे देगा कि 30 तारीख तक, मैक्सिमम डेट 30 तारीख तक है, मैं 30 तारीख तक आपका सामान आपके पास पहुंचा दूंगा। ऐसा लिख के आता है ना। तो क्या होता है उसमें? देखिए आप लोगों को सही मात्रा में भी और एकदम एग्जैक्ट टाइम बता देगा, उससे पहले ही ला देगा लेकिन उससे ज्यादा लेट नहीं होता है। ठीक है। तो यही है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। यह एक मैनेजमेंट है जिसमें सही प्रोडक्ट को सही समय में सही मात्रा के साथ सही उपभोक्ता को डिलीवर किया जाता है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक ग्लोबल नेटवर्क है जिसका प्रयोग उत्पाद को डिलीवर करने में किया जाता है। अब आप अमेजन पे मान लीजिए देखते हैं कोई या कोई भी ऐप हो गया, उस पर आप क्या करें? किसी चीज की शॉपिंग करें तो आपको तो ये पता नहीं हो कि हम कहाँ से, इसका एजेंट कौन, इसका सेलर कहाँ पे है, दिल्ली में है कि मुंबई में है। तो यह क्या हो गया? पूरे मुंबई की बात हो रही है, तो यह क्या हो गया? ग्लोबल नेटवर्क है। ठीक है। जिसका प्रयोग उत्पाद की डिलीवर के लिए किया जाता है। तो यह कुल आपका 10 क्वेश्चन था जो मैंने आप लोग बताया और बहुत अच्छे से बताया। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।